नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और आपका स्वागत है मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लासेस में। यानी MPPSC 25 जुलाई हमारा टारगेट है और DFA IAS प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरी आपकी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें इनकरेज करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक सब्सक्राइब और लाइक करनी है, राइट। तो CAG की हम चर्चा स्टार्ट करते हैं कि CAG जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से इसे जो है जाना जाता है। तो नाम क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है? भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा करने वाली संस्था है। सुप्रीम ऑडिटिंग बॉडी ऑफ इंडिया, सर्वोच्च लेखा परीक्षा करने वाली संस्था। वर्तमान में भारत के जो CAG है वो महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन है? अगर आपसे पूछे कि हु इज द प्रेजेंट CAG ऑफ इंडिया, तो भारत के वर्तमान CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। मुरमुरा नहीं है, याद रखना है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। इन्होंने कब शपथ ली? इन्होंने 8 अगस्त और 2020 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। इसके पहले ही क्या थे? तो CAG बनने से पहले श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर है उसके पहले उपराज्यपाल थे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास सही मौजूद है कि वो कौन से CAG हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य के पहले उपराज्यपाल भी रहे। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी एक ऐसे CAG हैं जो पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल रहे और बाद में CAG बने, राइट। इसके पहले वो भारत सरकार के जो विभिन्न पदों पर भी रह चुके हैं, जैसे कि व्यय विभाग के सचिव के पद पर रह चुके हैं, वित्तीय विभाग के सचिव के पद पर रह चुके हैं, राजस्व विभाग के अंतर्गत रह चुके हैं और उन्होंने भारत सरकार में अन्य महत्वपूर्ण कामों पर कार्य किया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी गुजरात कैडर के IAS अफसर हैं। गुजरात कैडर के IAS अफसर हैं। इनका जन्म जो है उड़ीसा में हुआ था और ये काफ़ी बुद्धिमान और पढ़े लिखे अफसर माने जाते हैं। इन्होंने जो है स्नातक यानी MA पॉलिटिकल साइंस से किया है और इसके पश्चात MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बर्किंघम कॉलेज से यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये डिग्री हासिल की है, राइट। अब इसके पश्चात हम CAG की संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले CAG के उद्देश्य और उसके विजन को जान लेते हैं। तो हम अब CAG की मिशन की चर्चा करेंगे कि जो CAG का जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका विजन क्या है। दृष्टि का मतलब होता है विजन, तो इसकी दृष्टि, दूरदृष्टि यानी विजन क्या है CAG का? तो CAG का जो विजन है वो है भारत को जो है सार्वभौमिक लीडर के रूप में तैयार करना, यानी भारत को सार्वभौमिक लीडर बनाना। किसके माध्यम से? ताकि जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा यानी सार्वजनिक जो धन है, उसका लेखा परीक्षण और लेखांकन के माध्यम से वैश्विक मानक तैयार करना, यानी वैश्विक स्तर की जो रिपोर्टिंग करना। किस संबंध में? यानी ऑडिट का और अकाउंट का परीक्षण करना। ये CAG की विजन है, CAG की दृष्टि है। CAG का उद्देश्य क्या है? CAG का मोटो क्या है? तो पर्पज जो है CAG का वो क्या है कि भारत के जो संविधान है उस भारत के संविधान के यानी भारत के संविधान के अंतर्गत जो पब्लिक धन है उसका संरक्षक CAG को घोषित किया गया। यानी लोगों का जो धन है उसका रखवाला, उसका संरक्षक, उसका देखभाल करने वाला होने के कारण CAG का ये कर्तव्य है कि वह गुणवत्तापूर्ण लेखा परीक्षण करे और लेखांकन करे। यानी CAG के 2 काम है, एक है ऑडिट, दूसरा है अकाउंटिंग। ऑडिट का मतलब होता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि यदि कोई मृत व्यक्ति है तो उसका पोस्टमार्टम करना और इस बात की जांच करना कि आखिर उस व्यक्ति की मृत्यु जो है क्यों हुई है, किस कारण हुई है। तो पोस्टमार्टम करना यानी ऑडिट करना कि अगर कोई धन खर्च हुआ तो जिस मद के लिए उस धन को आवंटित किया गया था, दिया गया था, क्या धन उसी मद में खर्च हुआ जिस मद में उसे आवंटित किया गया था, पहली चीज़। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग में 2 पक्ष होते हैं, एक होते हैं डेबिट, एक होता है क्रेडिट। यानी कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इसकी एंट्री करना, इसे कहते हैं अकाउंटिंग। तो ऑडिट और अकाउंटिंग में फ़र्क आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको जो समझ लेनी चाहिए कि भारत सरकार के लिए
जो CAG है वो केवल ऑडिट का काम करता है, वो केवल ऑडिट का काम करता है। किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और जो स्टेट है, राज्य, उसके लिए अकाउंट प्लस ऑडिट, अकाउंट प्लस ऑडिट, डबल ए फॉर अकाउंट, ए फॉर ऑडिट। तो अकाउंट और ऑडिट काम करता है, यानी भारत सरकार के लिए CAG केवल ऑडिट का काम करता है, क्योंकि भारत सरकार की जो मंत्रालय हैं वो अपना अकाउंटिंग का काम खुद संभालते हैं। इसलिए CAG का काम केवल भारत सरकार के मंत्रालय, भारत सरकार की कंपनी यानी PSC, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और भारत सरकार की जो भी निकाय उनकी केवल ऑडिट करना, अकाउंटिंग नहीं। और राज्य सरकार के लिए CAG ऑडिट और अकाउंट दोनों करता है, राइट। अगर एक महत्वपूर्ण बात करें तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रीय कार्यालय वो ग्वालियर में स्थित है, जिसका नाम है ऑडिट भवन। अगर इसके हम नैतिक मूल्य की बात करें, CAG की भी अपने नैतिक मूल्य हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति या संस्था के अपने नैतिक मूल्य होते हैं। तो नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य यही है कि इस प्रकार की बेंचमार्क तैयार करना, इस प्रकार के बेंचमार्क जो है तैयार करना, ताकि CAG इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्रता पूर्वक, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, विषयनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी के साथ, विश्वसनीयता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, पारदर्शिता के साथ, इम्पार्शलिटी के साथ और अफर्मेटिव यानी पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक रूप में जो है अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर सके, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इस CAG के नैतिक मूल्य। अब हम इसके संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करेंगे। संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले आपको ये जानना होगा कि जो CAG है उसका जिक्र भारतीय संविधान में कहाँ है। तो CAG का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151। तो आपने संवैधानिक स्थिति समझ ली कि CAG का जिक्र कहाँ है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 के बीच CAG का जिक्र है। अब CAG से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान क्या है इसे समझते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 148 जो CAG से संबंधित है। आर्टिकल 148 क्या कहता है CAG से संबंधित, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो आर्टिकल 148, तो आर्टिकल जो 148 है वो डील करता है CAG की नियुक्ति से। आर्टिकल 148, तो आर्टिकल 148 CAG के संबंध में क्या प्रावधान करता है? CAG के संबंध में आर्टिकल 148 कहता है कि भारत का एक CAG होगा, राइट। 148 में किस बात का जिक्र है? यही जिक्र कि भारत का एक CAG होगा। अब ये CAG क्या करेगा और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इस संवैधानिक प्रोविजन को आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक समझना है। तो CAG की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। पहली चीज़, CAG की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा यानी सील और वारंटी के साथ करता है। बहुत कम पद ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति भारत सरकार का जो है सचिव यानी भारत सरकार यानी जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ भारत में होती है, जैसे IAS है या अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति होती है, जो भारत सरकार का जो सेक्रेटरी होता है उसके साइन से जो है उनकी नियुक्ति होती है। बहुत कम पद ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के माध्यम से करता है, यानी वारंट एंड सील के माध्यम से करता है। उनमें से एक पद है राष्ट्रपति, और अन्य पद हैं जैसे राज्यपाल है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। ये जो पद हैं ये ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के माध्यम से करता है। अब CAG चूँकि एक इंडिपेंडेंट पद है, ऑटोनॉमस बॉडी है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उसे अपने पद के संबंध में स्वायत्तता प्रदान की गई है और उसके पद को जो है संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। संविधान में क्या संरक्षण प्राप्त है CAG के पद को, इसे हम समझते हैं। तो CAG को उसी रीति से केवल CAG को अगर CAG को उसके पद से हटाना है तो केवल उन्हीं आधारों से हटाया जाएगा। किन आधारों से? जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, यानी कि जो आधार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए बनाए गए हैं, केवल उन्हीं आधारों से भारत के CAG को हटाया जा सकता है। यानी अगर हम बात करें तो CAG जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष रखता है, स्थान रखता है, यानी CAG का स्थान जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है? उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। लेकिन इसके पहले उसे नोटिस देना होता है, लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा या किस संसद के दोनों सदनों में होकर जाएगा। तो ये कठिन प्रोसेस है, CAG को हटाने की एक कठिन प्रोसेस है। इसलिए आज तक किसी भी CAG को उसके पद से हटाया नहीं गया है।
इसके अतिरिक्त CAG जो है, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी है कि CAG जो शपथ लेता है वो किस अनुसूची के अंतर्गत लेता है। तो CAG अपनी शपथ संविधान की 3री अनुसूची के अंतर्गत लेता है। देखो, मैथ्स अनुसूचियाँ एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली अनुसूची संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें भारत देश का नाम तथा भारत देश के सभी राज्यों के नाम उसमें लिखे हुए हैं। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के वेतन भत्तों से संबंधित है। और तीसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। यानी 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ ऑथ एंड अफर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, राइट। तो CAG किस जो है अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेता है। तो CAG जो है 3rd शेड्यूल्ड यानी 3री अनुसूची के अंतर्गत शपथ ग्रहण करता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखनी है। CAG को इसके के अतिरिक्त जो CAG के वेतन और भत्ते हैं, यानी CAG की जो सेवा शर्तें हैं, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें, वो संसद निर्धारित करती है। इसलिए CAG को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो संविधान की 2री अनुसूची के अंतर्गत मिलते हैं। तो पहली अनुसूची बताया था संघ राज्य से संबंधित है, दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित। तो CAG भी एक संवैधानिक पदाधिकारी, इसलिए CAG का वेतन भी 2nd शेड्यूल के अनुसार मिलता है। जबकि CAG अपना शपथ किस अनुसूची के अंतर्गत लेता है, तो 3री अनुसूची के अंतर्गत लेता है। तो वेतन 2री अनुसूची और शपथ 3री अनुसूची, राइट। और CAG की एक बार नियुक्ति हो जाने के पश्चात जो है उसके वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पहली चीज़ क्यों? क्योंकि CAG जो है उसके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारत होते हैं। यानी CAG के कार्यालय का, उसकी ऑफिस का, CAG की कार्यालय का, उसकी ऑफिस का पूरा खर्च जो है भारत की संचित निधि पर भारत होता है। संचित निधि पर भारत होता है, कंसोलिडेट ऑफ इंडिया पर भारत होता है। इसका मतलब उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि CAG की एक बार यदि CAG रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के पश्चात जो है वो भारत सरकार या फिर किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ का पद को धारण नहीं कर सकते। यानी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं रहेगा CAG। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो बात हमने पहले आपको बताई उससे ही स्लाइड्स के माध्यम से यहाँ पर रख रहे हैं कि भारत की संचित निधि पर भारत होंगे। क्या क्या भारत होंगे? उसके वेतन, उसके भत्ते और उसकी पेंशन। यानी CAG की सभी, चाहे वेतन हो, भत्ते हो, पेंशन हो, भारत की संचित निधि पर भारत होते हैं। और CAG की कार्यालय का पूरा प्रशासनिक खर्च, CAG कार्यालय का पूरा प्रशासनिक खर्च भी भारत की संचित निधि पर भारत होता है। तो CAG के संबंध में महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अगले अनुच्छेद पर चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करेंगे। आर्टिकल जो है 149, आर्टिकल 148, आर्टिकल जो 148 है वो आर्टिकल 148 कैसे संबंधित है? आर्टिकल 148 आपका CAG के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है। यानी आर्टिकल 149 में CAG के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन है। अब CAG के कर्तव्य क्या है, CAG की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, ये आपको समझना होगा। CAG का कर्तव्य क्या है? CAG का कर्तव्य है कि भारत सरकार का जो है जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय, जितने भी PSUs हैं, यानी सरकारी कंपनियां, निकाय हैं, उनका ऑडिट करना, यानी भारत सरकार का ऑडिट करना। दूसरा, राज्य सरकारों का ऑडिट और अकाउंटिंग करना, ऑडिट और अकाउंटिंग, AC अकाउंटिंग करना। तो भारत सरकार के लिए केवल ऑडिट, ओनली ऑडिट, और राज्य सरकार के लिए ऑडिट प्लस अकाउंटिंग करना, ये CAG की कार्य है। शक्तियाँ क्या हैं? शक्तियाँ ये हैं कि इसका जो पद है वो ऑटोनोमस से स्वतंत्र है। ये अपने आप में निष्पक्ष और पक्षपात रहित जांच करने के लिए और भारत यानी कि पब्लिक के धन को सुरक्षित यानी जिस काम के लिए ऑथोराइज्ड होगा उसमें ही यूज करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग इंडिपेंडेंटली कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कर सकता है। आर्टिकल 150 में जो है लेखाओं के प्रकारों की चर्चा है। यानी 150 में जो बात है वो ये है कि जो संघ और राज्यों के लेखा हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रारूप का मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और राज्य के लेखाओं के प्रकारों की बात है। अब बात करेंगे जो आर्टिकल 151 है। आर्टिकल 151 में रिपोर्ट की बात है। तो रिपोर्ट के संबंध में अगर CAG की रिपोर्ट की बात करें तो CAG जो है अपनी रिपोर्ट आर्टिकल 151 के अंतर्गत प्रस्तुत करता है। और भारत सरकार के
भारत सरकार के लेखाओं से संबंधित जो रिपोर्ट है वो CAG राष्ट्रपति को प्रेषित करता है और राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष रखवाता है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के समक्ष। तो CAG जो अपनी रिपोर्ट किसे देता है, CAG अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जो है उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। इसी प्रकार CAG क्या करता है, राज्यों से संबंधित जो रिपोर्ट है, राज्यों से संबंधित जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को देता है और राज्यपाल जो है उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। यानी राज्यों के लेखाओं से संबंधित जो रिपोर्ट है वो CAG किसे देगा, वो CAG राज्यपाल को देगा। यानी राज्यों के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देगा और राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के सदनों के समक्ष जो रखवाते हैं। तो आपने CAG के बारे में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों को समझा, CAG के संबंध में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उन्हें समझा। मेरी आशा है कि CAG से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। राइट, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारा एक क्वेश्चन है कि आप ये पता करें कि भारत के पहले CAG कौन थे। नमस्कार, जय।